Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Diksha. Good evening, Sanjana. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Krishna. Good evening, Anjali. Good evening, Khushi. Good evening, आरती. चलो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट भी देना है, ठीक है? गुड इवनिंग शिवानी. और प्लीज रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है? चलो, तो कल जो है हम क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चंस कर लिए होंगे इसके. कल हमने 25 तक क्वेश्चंस करे थे ना. तो अभी फर्स्ट लेक्चर में तो पहले हम वो कर ले रहे हैं, थोड़ा चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस थे वर्कशीट में बचे हुए उनको करेंगे, ठीक है? तो अब हम वो उस पे चलने वाले थे ना, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू वो क्या था, मतलब टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है? तो ये टॉपिक से अब हम स्टार्ट करेंगे. इससे पहले का हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है. तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट ना हो अब. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं और दूंगा तो उन्हें कर लेना. चलो, तो टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है? तो अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखेंगे एटम का, जो मतलब ये है कि अभी भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है? तो इन व्यू ऑफ द शॉर्टकमिंग ऑफ द बोर्स मॉडल, अटेम्प्ट्स आर मेड टू डेवलप अ मोर सुटेबल एंड जनरल मॉडल ऑफ एटम्स. टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स व्हिच contributed significantly in the formulation of such a model were dual behavior of matter एंड उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो क्या हुआ कि जो भाई बोर का मतलब मॉडल आया था, वो एक तो पहला ये था कि हाइड्रोजन के लिए था स्पेसिफिकली, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए था, जैसे बेरिलियम हो गया या हीलियम हो गया, ठीक है? हीलियम डाई पॉजिटिव, बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव, इनके लिए था, ठीक है? तो क्या था कि उसके बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे अब ये सोचा जाने लगा कि भाई बाकी एटम्स भी तो हैं, बाकी भी तो एलिमेंट्स हैं, उनका क्या करेंगे, ठीक है? और तो मतलब ये सोचा गया कि भाई कोई एक ऐसा वो मिल जाए, मॉडल ऑफ एटम मिल जाए जो सबके लिए एप्लीकेबल हो. तो यहाँ पर क्या था, जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर था, यानी कि मैटर का पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करना और वेव नेचर की तरह बिहेव करना, इसको एक तो अकाउंट में रखना था या कंसीडर करना था. और दूसरी चीज थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब ये क्या चीज होती है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अब क्या था आगे, जो अब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनने वाला था, ये इन दोनों बातों पर निर्भर करेगा, ठीक है? पहला तो ये कि मैटर जो है दो तरीके से बिहेव करता है, एक तो पार्टिकल की तरह और एक रेडिएशन की तरह या वेव की तरह, और दूसरा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो अब पहला है यहाँ पर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर. इसमें क्या था कि द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगली, इनका नाम आपको याद रखना है, डी ब्रोगली 1924 प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर, दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज. तो डी ब्रोगली जो थे, ये महान व्यक्ति आए और इन्होंने बोला कि भाई जैसे आपने अभी तक ये देखा कि रेडिएशन के दो क्या थे, दो आपके वेज थे रेडिएशन को समझने के, कि आप उसको वेव की तरह भी समझ रहे थे, आप उसको पार्टिकल की तरह भी समझ रहे थे. तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैटर होता है, जो मैटर आपका एटम से बना हुआ है, वो सारा का सारा मैटर भी डुअल बिहेवियर एग्जिबिट कर सकता है, ठीक है? डुअल बिहेवियर मतलब पार्टिकल भी और वेव लाइक दोनों टाइप के प्रॉपर्टीज मैटर के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. So this means that just as the photon has momentum as well as wavelength, electron should also have momentum as well as wavelength. ठीक है? तो इन्होंने बोला कि भाई जैसे फोटोन के बारे में सबने बात कर ली, आइंस्टाइन ने बात कर ली, प्लांक ने बात कर ली, वैसे ही क्या है, जैसे कि फोटोन में क्या बात करी थी कि फोटोन में क्या होता है, मोमेंटम होता है. फोटोन क्या आपके एनर्जी पार्टिकल थे. एनर्जी हम कैसे निकालते थे, एच न्यू से निकालते थे, ठीक है? तो वो फोटोन में क्या होता था, मोमेंटम होता था, वेवलेंथ होती थी उसकी कुछ ना कुछ लैम्डा. और उसी तरीके से यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर अप करेंगे. तो इन्होंने कह दिया कि जैसे कि आपका फोटोन होता है, फोटोन क्या है, लाइट के
मतलब फोटोन क्या होता है भाई, लाइट के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ये जिसे आप क्वांटा कह रहे हो या क्वांटम कह रहे हो, तो उसमें जैसे कि मोमेंटम होता है भाई, मोमेंटम वही होगा जहाँ कुछ एनर्जी होगी, तो एच न्यू था। तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, वेवलेंथ होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी क्या होगा, मोमेंटम होगा और वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो डी ब्रॉगली फ्रॉम दिस एनालॉगी गिव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल। तो इन्होंने क्या करा, एक रिलेशन बता दिया कि किसी भी मटेरियल पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या एक मटेरियल पार्टिकल है, तो उसमें क्या है, हमारा वेवलेंथ और मोमेंटम होगा, और उसके बीच का रिलेशन बता दिया। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये जो लैम्डा होता है, यानी कि वेवलेंथ जो होती है, वो एच बाई एम वी होती है। ठीक है, एच बाई एम वी, या फिर इन्होंने बोल दिया कि एच बाई पी होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो एक रिलेशन बता दिया कि वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, एम यहाँ पर मास होगा पार्टिकल का, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, वी उसकी वेलोसिटी होगी, और जो पी है, पी इसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये इन्होंने एक रिलेशन दिया। ठीक है, उसके बाद है डी ब्रॉगली's prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction, a phenomena characteristic of waves। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने तो मतलब ये था कि इन्होंने खाली प्रिडिक्ट किया था कि भाई ऐसा है, जब आप यहाँ पर वेव को कंसीडर कर रहे हो, मतलब एनर्जी जो मतलब रेडिएशन जो है, ठीक है, उसमें अगर आप देख रहे हो, फोटोन में अगर आप देख रहे हो कि भाई वो किसकी तरह मूव कर सकता है, वेव की तरह मूव कर सकता है, पार्टिकल की तरह, तो जो इन्होंने ये बात बोली थी कि भाई इलेक्ट्रॉन भी ऐसा कर सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ था, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो सच में ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या जाता है, अंडरगोज डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन का बीम जो है उसमें भी डिफ्रैक्शन होता है। तो कहने का मतलब इनका ये हुआ था कि जैसे लाइट किसी भी सोर्स से निकल के आती है और वो ऐसे करके फोटॉन्स के फॉर्म में जाती है, वैसे इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, ये जो बीम होता है, ये भी आप इसको क्वांटा के टर्म्स में ऐसे करके समझ सकते हो। तो ये बीम जो था, इसमें भी क्या हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। और डिफ्रैक्शन और जो इंटरफेरेंस वाली प्रॉपर्टी है, वो हम किससे समझ सकते हैं, वो हम इसका जो क्या बोलते हैं, वेव जो नेचर होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उससे हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेव्स का कैरेक्टरिस्टिक था डिफ्रैक्शन, ये हमको इलेक्ट्रॉन के केस में भी दिख गया। तो दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और यही जो ये है ना कि आपका इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है वो डिफ्रैक्शन हो जाता है उसमें, इसी फैक्ट को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने में। या आप ऐसा समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी हुई है, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हुई है। किस प्रिंसिपल के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्रैक्टेड, ठीक है, लाइक अ वेव। तो which is based on the wave like behavior of electron just as an ordinary microscope utilizes the wave nature of light। जैसे ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप होता है आपका, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता है, वो वेव नेचर लाइट का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का इस्तेमाल करता है। डिफरेंस यहाँ पर ही है, और दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एनालोगस हो गए। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप क्या करेगा, वेव नेचर ऑफ लाइट को यूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को इस्तेमाल करेगा। तो एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ पावरफुल टूल इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च बिकॉज इट अचीव्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम्स, यानी कि किसी भी चीज को 15 मिलियन टाइम्स तक जो है आप क्या कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। ठीक है, 15 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 15 मिलियन का मतलब है 150 लाख टाइम्स। ठीक है, इतना ज्यादा, या आप बोल सकते हो 1.5 करोड़ टाइम्स, इतना ज्यादा आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हो, इतना ज्यादा पावरफुल होता है। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव कैरेक्टर। तो डी ब्रॉगली ने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग के कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो उसमें क्या होगा, वेव करेक्टर होगा। ये डी ब्रॉगली ने प्रूव कर दिया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो भाई एटम में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उनमें क्या है, उनमें वेव कैरेक्टर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये बाद में कंफर्म भी हो गया था। तो the wavelength associated with ordinary objects are so short because of their large masses that their wave properties cannot be detected। अब होता क्या है कि भाई वेवलेंथ तो मतलब ये होता है कि सभी पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं उनकी उनके मोशन से आती है, मतलब जो भी वेवलेंथ होती है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि उनका मास जो है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो उनकी वेव प्रॉपर्टीज है उनका पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो the wavelength associated with electrons and other subatomic particle that is with very small mass can however be detected experimentally। तो यहाँ पर क्या है, मतलब वेवलेंथ और मास का काफी अच्छा एक रिलेशन है, कि जितना कम मास होगा उतना आप वेवलेंथ के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हो, उतनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी।
ठीक है। ज्यादा मास होगा तो वेवलेंथ इतनी छोटी होगी कि आपको पता लगेगा ही नहीं कि वेव मोशन इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया जिनका मास बहुत ही कम है, इनको हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स प्रूव दीज पॉइंट्स क्वालिटेटिवली। तो यहाँ पर इन्होंने एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे आप ये पता भी लगा सकते हो कि भाई आप जो है क्वालिटेटिवली इसको कैसे पता करोगे। तो चलो ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग कि हमारे पास कोई बॉल है जिसका मास कितना 0.1 kg यानी कि 100 ग्राम के बराबर है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ से हम अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर बॉल की, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी क्या होता है, एम वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो एच बाई एम वी हमने फॉर्मूला लगाया लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए। तो एच की वैल्यू यहाँ पर रखी, नीचे मास यहाँ पर रखा 0.1 kg और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रखी। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। ये वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है, तो इतना 10 की पावर -34 मीटर में। तो अब आप यहां से खुद समझ सकते हो कि 10 की पावर -34 मीटर का मतलब है ये जो डेसिमल लगा है ये डेसिमल और पीछे चला जाएगा 34 प्लेसेस, और उसके बाद 000 इस तरीके से होंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये क्वांटिटी कितनी ज्यादा छोटी होगी। 10 की पावर -34 मीटर अगर आपकी वेवलेंथ आ रही है तो वो कितनी छोटी होगी, यानी कि 0.000 आप इस तरीके से 34 जीरो लगाओगे उतने मीटर। ठीक है, उसके बाद 1 लिख दोगे, मतलब 33 जीरो लगा के मीटर लिख दोगे। तो सोच सकते हो कितनी छोटी हो गई। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ से आपने ये देख लिया मतलब इस क्वेश्चन से कि जो भी ऑब्जेक्ट भारी होता है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, भारी होगा, वहां पे आपकी वेवलेंथ जो है बहुत ही ना के बराबर होगी। तो यहाँ जो आपको रिलेशन दिख रहा है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, तो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ठीक है, और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी है। एच तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है मास जितना ज्यादा लैम्डा उतना कम, वेलोसिटी जितनी ज्यादा लैम्डा उतना कम। दूसरा केस ये बोल सकते हो मास जितना कम लैम्डा उतना ज्यादा, या वेलोसिटी जितनी ज्यादा, सॉरी वेलोसिटी जितनी कम और उसके बाद लैम्डा उतना ज्यादा। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ पर अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो आपको कंपैरिजन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई पहले हमने बॉल ली जिसका मास 100 ग्राम था, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिसका मास बहुत ही कम है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg है। काइनेटिक एनर्जी आपको इसकी दी हुई है यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू दी है। अब आपको बोला कि वेवलेंथ की वैल्यू आप बताओ कैलकुलेट करके। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास हो जाएगा, और वी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। और इसी चीज को मैं एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास की पावर 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट को हम 1/2 पावर लिख सकते हैं। तो वही काम इन्होंने यहाँ पर करा है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास की पावर होल पावर 1/2। तो इन्होंने ये करा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दी है तो 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -25 हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर -25 ये आपने लिख लिया, एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे मास जो है वो आपने यहाँ पर निकाल लिया, मतलब लिख दिया ये इलेक्ट्रॉन का मास, और उसकी पावर 1/2 कर दी। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी मिली, कितनी मिली, 812 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी तेजी से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू देखोगे तो लैम्डा आप एच बाई एम वी से कैलकुलेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपने देखा है, और ये एच आपने रखा ऊपर, एम वी मास यहाँ पर रखा और वी यहाँ पर रखा। तो यहाँ पे आप देखोगे लैम्डा की जो वैल्यू मिली है 896.7 नैनोमीटर मिली है। ठीक है, अब ये इतने नैनोमीटर है, ये थोड़ा सा मेजरेबल क्वांटिटी लगती है। ठीक है, कि हाँ इतनी वेवलेंथ को हम थोड़ा बहुत मेजर कर सकते हैं, तो ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, लेकिन अगर कोई हायर मास होगा तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे।
बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद वेवलेंथ। मास अगर निकालना और फोटोन की वेवलेंथ आपको दी है 3.6, तो इसी फॉर्मूला को यूज कर लोगे, m इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी से आपने करेगा मास का एक्सप्रेशन निकाल लिया, एच बाई लैम्डा भी हो गया और सारी वैल्यूज रख दी, तो ये आपको आंसर मिल गया। तो मास ऑफ फोटोन कितना हो गया, इतना हो गया, अगर उसकी वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, इसमें हमने क्या पढ़ा, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, मतलब वेव नेचर ऑफ हमने क्या पढ़ा, मैटर पढ़ा, या डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा, ठीक है। तो हमने क्या करा, मैटर की पार्टिकल प्रॉपर्टी तो होती ही होती है, उसके साथ साथ वेव प्रॉपर्टी कैसे होती है, इसको किसने प्रूव किया, डी ब्रॉगली ने, ठीक है। और ये जो अभी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, इसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। तो अगर जैसे कभी क्वेश्चन आए कि भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये फॉर्मूला लगाओगे, और पी क्या होता है, एमवी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। तो ये समझ आ गया आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई डाउट है तो बताओ। चलो फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या होता है, ये किस चीज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो वर्नर हाइजेनबर्ग, अ जर्मन फिजिसिस्ट इन 1927, stated uncertainty principle which is the consequence of dual behavior of matter and radiation, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, मैटर के डुअल बिहेवियर के बारे में बात हो गई, डी ब्रॉगली ने सारी थ्योरी बता दी, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भाई मैटर जो होता है, मास जो होता है, उसके अंदर भी डुअल बिहेवियर होता है, यानी कि वो भी वेव लाइक एक्ट करता है। पार्टिकल की तरह तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वेव लाइक भी एक्ट करता है। तो ये सब जब चीजें हो गई, तब आपके वर्नर हाइजेनबर्ग जो है, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया, अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। तो ये क्या बोलता है प्रिंसिपल, कि इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने ये बोला कि भाई जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एटम में, तो उसकी एग्जैक्ट जो पोजीशन है, ठीक है, एग्जैक्ट जो पोजीशन है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अभी किस पोजीशन पर होगा और कितना उसका मोमेंटम होगा। मोमेंटम का मतलब कि भाई मास तो कांस्टेंट है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी होगी पर्टिकुलर किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम निकालना चाहें, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि आप पोजीशन भी पता लगा रहे हो, साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी पता लगा रहे हो। तो ये चीज करना जो है वो इम्पॉसिबल जैसा काम है, ठीक है। अभी इन्होंने कैसे बताया, तो मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज इन द इक्वेशन। तो इन्होंने ये बोला कि जो ये डेल्टा एक्स है और इनटू डेल्टा पी एक्स है, डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है, चेंज इन पोजिशन, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो चेंज इन मोमेंटम से, यानी कि डेल्टा पी एक्स, तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है एच बाई फोर पाई, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, अब पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम वी एक्स लिख सकते हो, पी एक्स की जगह आप एम वी एक्स लिख सकते हो, मोमेंटम का फॉर्मूला। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एच बाई फोर पाई, एच ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई। और यहां से अगर आप ये निकालना चाहो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स, तो मास जो था वो मास यहाँ पर एच बाई फोर के पाई के नीचे आ जाएगा डिनोमीटर में। तो इन्होंने ये ऐसा करके एक्सप्रेशन से बताया। अब ये बताना क्या चाह रहे थे इससे, कि वेयर डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, यहाँ पर जो डेल्टा एक्स वाला टर्म है वो आपका अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है, और जो आपका डेल्टा पी एक्स है या डेल्टा वी एक्स है वो आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या फिर वेलोसिटी की बात की जा रही है। तो इफ द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दैट इज डेल्टा एक्स इज स्मॉल। तो अगर मान लो ऐसा पॉसिबल हो जाए कि मतलब हम क्या करें, डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से कैलकुलेट करने, यानी कि उसकी पोजीशन अच्छे से पता लगा ले, देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, यानी कि डेल्टा वी एक्स इज लार्ज। कहने का मतलब है, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो जो कि क्या है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई फोर पाई है। तो उनका कहने का मतलब था कि मान लो तुम किसी भी तरीके से इसकी पोजीशन के बारे में बहुत अच्छे से पता लगा लोगे, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी आप बहुत ज्यादा हाई कर देते हो, तो क्या होगा, आप इस चीज को जो है आप नहीं पता लगा पाओगे, ये चीज करना आपके लिए बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर छोटी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर छोटी है, डेल्टा एक्स बेसिकली क्या है,
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपको ढंग से नहीं पता चल पा रही है, उस चीज को अनसर्टेनिटी कहते हैं, मतलब कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन डेल्टा एक्स में जितना कम होगा, यानी कि डेल्टा एक्स में कंफ्यूजन कम होने का मतलब है कि पोजीशन आपको उतना ज्यादा एक्यूरेट पता है, ठीक है। तो ये चीज अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, यहाँ पर डेल्टा वी एक्स की वैल्यू होगी, यानी कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि इन्होंने जो रिलेशन बताया था लाइक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई फोर पाई एम होता है, और एच बाई फोर पाई एम देखोगे तो ये चीज क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो कांस्टेंट अगर ये है तो एक चीज को अगर आप यहाँ पर कम करोगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर वही एग्जांपल आ गया, जैसे मान लो आपके पास 3 इंटू 5 = 15 है, तो 3 अगर 5 बन जाता है तो 5 को 3 होना पड़ेगा, तभी ये जो प्रोडक्ट है वो 15 कांस्टेंट रह पाए। एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली घट जाएगी, या एक चीज कम करोगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बस इन्होंने यही चीज बताई थी। तो इन्होंने बोला कि भाई डेल्टा एक्स मान लो कि बहुत छोटा होता है, आप किसी भी मेथड से मान लो ये पता लगा लो कि पोजीशन कितनी है बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, तो कहने का मतलब है वहां पर अनसर्टेनिटी पोजीशन वाली तो आपने कम कर दी, लेकिन क्या होगा, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, डेल्टा वी एक्स की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन प्रिसाइजली, अगर मान लो दूसरी तरफ दूसरा केस ये ले लेते हैं कि वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो आपको अच्छे से पता है, उसकी वैल्यू के बारे में अच्छे से पता है, यानी कि डेल्टा वी एक्स जो है वो स्मॉल हो गया, यानी कि जो अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी में वो आपकी कम है, तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है विल बी अनसर्टेन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है मतलब वही चीज कि आपने दूसरी चीज को कम करा तो पहली वाली चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो डेल्टा एक्स यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। Thus, if we carry out some physical measurements on the electron's position or velocity, the outcome will always depict a fuzzy or blur picture, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा, तो देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था क्या, वापस से इस पे आते हैं। तो इन्होंने बोला था कि इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर यही वाला है, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ जो है आप यहाँ पर इसकी पोजीशन और इसकी जो वेलोसिटी है ये दोनों डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब ये है कि एक टाइम पे आप एक ही चीज बता पाओगे, या तो इसकी पोजीशन के बारे में बता पाओगे या फिर इसकी वेलोसिटी के बारे में बताओगे, क्योंकि पोजीशन आपने बहुत अच्छे से बता दी तो वेलोसिटी का आप जिक्र अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वेलोसिटी का जिक्र आपने अच्छे से कर दिया तो आप इसकी पोजीशन के बारे में अच्छे से नहीं बता पाओगे। तो ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और ये इन्होंने इससे शो करा था। तो इस एक्सप्रेशन को जरूर याद रखना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई फोर पाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है उसके बाद, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज यू आर आस्क्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर विद एन अनमार्क्ड मीटर से, ठीक है। मान लो आपके पास एक स्केल है या मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक मतलब स्केल जैसा हो गया। तो मान लो आपके पास स्केल है और उस स्केल से आप क्या करना चाहते हो, एक पेपर शीट की थिकनेस निकालना चाहते हो, तो ऑब्वियसली द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड वुड बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट एंड मीनिंगलेस। तो कहने का मतलब है भाई अगर आप वो मीटर स्केल ले लोगे तो उस पे अगर आप पेपर की थिकनेस निकालोगे तो आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि पेपर इतना पतला होता है, ठीक है। पेपर की थिकनेस इतनी कम होती है, मतलब मिलीमीटर में भी वो जाके डेसिमल में जाता है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट होगा और मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। In order to obtain any accuracy, you should use an instrument graduated in units smaller than the thickness of a sheet of paper. अगर आपको सच में सही मात्रा में जो है यहाँ पर थिकनेस पता करनी है पेपर की, तो आपको यहाँ पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिसमें जो यूनिट्स हैं वो आपकी छोटी हो आपके पेपर की थिकनेस से। मान लो कि आपकी जो पेपर है की थिकनेस है, ठीक है, मान लो आपकी जो पेपर की थिकनेस है वो यहाँ पर माइक्रोमीटर में है सपोज, ठीक है। अगर मान लो माइक्रोमीटर में है तो यहाँ पर क्या है, जैसे डीसी सेंटीमिली माइक्रो यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर की यूनिट्स में। तो कहने का मतलब है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी यूनिट उससे और कम होनी चाहिए, यानी कि वो नैनोमीटर का बना होना चाहिए। मतलब वो उसकी जो मतलब वो हो लीस्ट काउंट जो हो, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, कि सबसे छोटा जो मेजरमेंट वो कर सकता है, तो उसका जो छोटा सबसे छोटा मेजरमेंट है वो उससे भी कम होना चाहिए, बात ये है, ठीक है। तभी आप उसको जो है ढंग से मेजर कर पाओगे। तो एनालॉगसली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी मस्ट यूज अ मीटर स्टिक कैलिब्रेटेड इन यूनिट ऑफ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मान लो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालनी है
तो हमें एक ऐसा मीटर स्टिक चाहिए होगा जिसके ऊपर जो यूनिट्स कैलिब्रेटेड हो वो इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से छोटी हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन किस में होती है, लाइक नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में होती है, तो वो उससे भी और छोटी होनी चाहिए। तो कीप इन माइंड दैट एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज एंड इज देयरफॉर डायमेंशनलेस, और इस वजह से इसकी कोई भी डायमेंशन यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि हम इसको पॉइंट चार्ज जैसा कंसीडर करते हैं। To observe an electron, we can illuminate it with light or electromagnetic radiation. The light used must have a wavelength smaller than the dimension of electron. तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो हमको इलेक्ट्रॉन देखना है तो इलेक्ट्रॉन को हमने लाइट के मदद से इल्यूमिनेट करना पड़ेगा। इल्यूमिनेट का मतलब ये है कि लाइट उस पर डालकर उसको चमकाना पड़ेगा ताकि वो चमके एंड उसको फिर हम ऑब्जर्व कर पाए। तो लाइट जब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसकी जो वेवलेंथ है वो आपके इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ पाएगी, वरना वो जो वेव होगी, जो लाइट वेव होगी, वो उसको क्रॉस करते हुए चली जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द हाई मोमेंटम फोटॉन्स ऑफ सच लाइट दैट इज p इक्वल टू h बाय लैम्डा वुड चेंज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय कोलिजन। तो अब ये और चीज कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो वो जो फोटोन है, जिस लाइट को आप डाल रहे हो इसको इलेक्ट्रॉन को इलिमिनेट करने के लिए, सो दैट कि आप उसको ऑब्जर्व कर पाओ, वो क्या करेंगे, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की उनको चेंज कर देंगे, बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी पड़ेगी तो वो क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे, और साथ में इनमें क्या है, कोलिजन भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस वी नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट we would know very little about the velocity of the electron after the collision. अब ये सब जो होगा तो मान लो आप पोजीशन तो पता लगा लोगे इल्यूमिनेट करने के बाद, लेकिन आपको बहुत ही कम यहाँ पर पता लग पाएगा इसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में जब वहां पर कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो one of the important implication of the Heisenberg uncertainty principle is that it rules out existence of definite path or trajectories of electrons and other similar particle. तो इससे ये जो आपका uncertainty principle है, इससे पता क्या लगता है, इससे ये पता लगता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है वो डेफिनेट पाथ में करता है, या जो ट्रेजेक्टरीज होती हैं या जो पाथ होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, दूसरे पार्टिकल्स की तरह। The trajectory of an object is determined by its location and velocity at various moments. If we know where a body is at a particular instant, and if we also know its velocity and the forces acting on it at that instant, we can tell where the body would be sometime later. तो मान लो कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन पता लग जाए और ये पता लग जाए कि भाई उसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम उससे ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद वो कहाँ पर होगा। जैसे मान लो कि मान लो कोई दिल्ली से निकला, ठीक है, और दिल्ली से मान लो निकल रहा है और हमने ये बता दिया कि भाई दिल्ली में वो कोई बंदा है गाड़ी लेके जा रहा है और दिल्ली से वो नॉर्थ की तरफ निकल रहा है, तो हमें उसकी क्या पता लग गई, पोजीशन पता लग गई, और मान लो उसकी वेलोसिटी पता है कि मान लो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो निकल रहा है, और नॉर्थ की तरफ क्या है उसकी गाड़ी का हेड है, ठीक है, इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि भाई अगर वो नॉर्थ में मूव करता रहता है तो 1 घंटे बाद वो कहाँ होगा, 1 घंटे बाद कहाँ होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में वो 200 किलोमीटर जो मूव कर चुका होगा। तो ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है अगर हमें किसी भी यहाँ पर मटेरियल की या मैटर की क्या है, मतलब पोजीशन, या फिर उसकी जो मतलब पोजीशन और उसके साथ साथ जो उसकी स्पीड है उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो we therefore conclude that the position of an object and its velocity fix its trajectory. तो इसका मतलब ये है कि जो पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की और जो उसकी वेलोसिटी होती है वही उसके पाथ के बारे में डिसाइड करते हैं कि इसका पाथ आगे का क्या होगा। तो since for a subatomic subject such as an electron it is not possible simultaneously to determine the position and velocity at any given instant to an arbitrary degree of position, it is not possible to talk of the trajectory of an electron. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई अभी जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा कि हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि साइमल्टेनियसली हम क्या है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन कर पाए, ठीक है, टू एन आर्बिट्री डिग्री ऑफ प्रिसीजन, मतलब एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर क्या है, हम जो ट्रेजेक्टरी है इलेक्ट्रॉन की उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑफ द प्रोजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन की कंफर्म पोजीशन हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, अगर मान लो हमें उसकी इंफॉर्मेशन, मान लो एक कोई इंफॉर्मेशन पता भी है, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन तो वैसे ही पता नहीं लगा सकते कि पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ। उसके बाद नेक्स्ट है the effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic object and is negligible for that of macroscopic object. तो यहाँ पर जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये आपका
जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गया, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने ऊपर क्रिकेट बॉल का एग्जांपल दिखा था, जैसे मतलब वहां पर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, तो उन सब चीजों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास से अबाउट अ मिलीग्राम, ठीक है, मतलब एक कोई मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम का कोई मास लिया हमने, मतलब 10⁻⁻⁶ kg के बराबर हमने मास लिया, और उसमें अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकालते हैं तो उसका क्या मतलब होगा। तो यहाँ देख सकते हो डेल वी इंटू डेल एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी मान लो h/4πm के बराबर होती है। तो h की वैल्यू आपने यहाँ रखी 4, पाई की वैल्यू 3.1416 और m 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मिली। ठीक है, तो मतलब ये है, ये वैल्यू इतनी छोटी है 10⁻⁻28, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो ये इतनी छोटी है कि आपको यहां से ये पता लग जाएगा कि भाई आप इसके बारे में जो बात कर रहे हो बिल्कुल मीनिंगलेस है। ठीक है, अगर ये बड़ी थोड़ी, अगर ये वैल्यू थोड़ी सी भी बड़ी होती, 10⁻⁻5 -4 -6 तक होती है, -8 तक होती, तब हम कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन या फिर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स ऑब्टेन्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, therefore one must say that in dealing with milligram sized or heavier object the associated uncertainties are hardly of any real consequence। यानी कि अगर मान लो मिलीग्राम का कोई हम सब्सटेंस लेते हैं या कोई उससे भारी ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो इसमें जो अनसर्टेनिटीज होंगी डेल्टा वी और डेल्टा एक्स में, वो शायद ही किसी काम की होंगी। ठीक है, इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के केस में हम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स निकालना चाहें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर हम यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4m, ये 4πm ये लगाया, h की वैल्यू ये हो गई, प्लैंक्स कांस्टेंट 4 ये, पाई ये रहा, और मास यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पर देख सकते हो 10⁻⁻4 यहाँ पर मिल गया हमें, 10⁻⁻4, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमको जो यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये हमें जो मिला है ये हमारे काम का है। तो it therefore means that if one tries to find the exact location of the electron, say to an uncertainty of only 10⁻⁻8 meter, then the uncertainty delta v in velocity would be ये 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है, मान लो अगर आपको डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी मिल गई जो कि 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर है। ठीक है, और मान लो आपको ये पता है कि भाई यहाँ पर जो इसकी लोकेशन या फिर पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो 10⁻⁻8 मीटर के बराबर है, तो आप यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी पता कर सकते हो। ठीक है, विच इज सो लार्ज दैट द क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बोर्स ऑर्बिट कैन नॉट होल्ड गुड। अब यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम है कि भाई ये वैल्यू इतनी बड़ी आ जाती है 10⁻4 सपोज, जो कि जो मतलब ये पढ़ते थे, जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते थे, जो क्लासिकल मॉडल पढ़ते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बोर के ऑर्बिट में घूम रहे होते थे, जो कि फिक्स ऑर्बिट होते थे, उसमें भी ये आपका फिट नहीं बैठ पाएंगे। तो इट देयरफॉर मींस दैट द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन has at a given position and momentum. This is what happens in the quantum mechanical model of atom. ठीक है, तो देखो इस ये वाला पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉन के केस में भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, और आपको मान लो पोजीशन इन मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के बारे में पता है और वेलोसिटी की पोजीशन के बारे में निकालना चाहोगे, तो उसकी वैल्यू भी इतनी बड़ी आएगी, कितनी बड़ी, 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10,000 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है इसका चेंज हो रहा है मूवमेंट के साथ, हर मूवमेंट पे इतना चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, कि मान लो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, इतनी तेजी से जो है 10,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चेंज हो रही होगी उसकी पोजीशन। तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता कि अगर हम किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे निकालना चाहें, जितनी देर में हम पता लगाना चाहेंगे उतनी देर में इलेक्ट्रॉन कहीं और भाग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो नया हमारा मॉडल आया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये वाला, इसमें हम जो टर्म यहाँ पर डिफाइन करते हैं वो प्रोबेबिलिटी करते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ना यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का टर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं, कि क्या प्रोबेबिलिटी है या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में होगा। जैसे मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है एंड इसके चारों तरफ ये इसका ऑर्बिट है, यहाँ पर मान लो मैंने कह दिया
कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले एरिया में हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का क्लाउड मैंने यहाँ पे बना दिया, या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है इस वाले एरिया में हो सकती है या इस वाले एरिया में हो सकती है। तो यहाँ से क्या है, हम टर्म जो इस्तेमाल करेंगे वो प्रोबेबिलिटी का टर्म इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें इस वाले रीजन में मिल सकता है, कंफर्म नहीं है कि मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद है यहाँ पर अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of velocity? तो यहाँ पर आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ये आप लगाओगे फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आपको डेल्टा वी की जो वैल्यू है, क्योंकि चेंज मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, तो ये आपका एच बाई 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला में सारी वैल्यूज लगाओगे और आपको अनसर्टेनिटी जो मिलेगी वो इतनी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, 10 की पावर 6 के टर्म्स में फोटॉन्स के उसमें आप देख सकते हो, तो बहुत ज्यादा है। मतलब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी का मतलब है कि वेलोसिटी इतनी तेजी से हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी, मतलब हर सेकंड में आप समझ सकते हो 10 की पावर 6 मीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल हो जा रहा है। अब वो कितना ट्रेवल होगा, कितनी दूर, कहां से इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, मतलब घूमेगा वो सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में इतने चक्कर लगा चुका होगा एक सेकंड में कि पता ही नहीं चल रहा होगा कुछ, इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, उसी तरीके से अगर गोल्फ बॉल की बात करें जो कि 40 ग्राम का है, 45 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, और ये आपको पता है कि इसकी जो स्पीड है वो 2% की एक्यूरेसी से मेजर की जा सकती है, यानी कि ये आपको क्या दिया है, 2% यहाँ पर दिया आपको डेल्टा वी की वैल्यू। ठीक है, तो आपको बताना है कि अनसर्टेनिटी पोजीशन में कितनी हो सकती है। तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी, आपने फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज को रखा, और आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 1.46 इंटू 10 की पावर -33 मीटर। अब ये इतना कम आ रहा है जिससे आप सच में ये पता लगा सकते हो कि भाई पोजीशन आपकी थोड़े टाइम बाद कहां पर होगी। तो दिस इज नियरली 10 की पावर 18 टाइम्स स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ अ टिपिकल एटॉमिक न्यूक्लियस। एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉर लार्ज पार्टिकल द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेट्स नो मीनिंगफुल लिमिट टू द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। मतलब क्या है कि यहाँ से भी आप कुछ खास इतना पता लगा नहीं सकते, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी कम आ गई है। मतलब ये कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर भी रहा है तो कर भी रहा है, उसके बाद अगर आपकी अनसर्टेनिटी इतनी कम आ रही है तो उसका कोई सेंस बनता नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर डायमीटर आपको दिया है वो कितना दिया है, मतलब मास जो आपको दिया है वो 40 ग्राम दिया है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि भाई जो आपका ये आया है वो 10 की पावर 18 टाइम छोटा है किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस के डायमीटर से। ठीक है, तो जिस वजह से ना तो बड़ी चीजों पे कोई इसका एप्लीकेशन खास है कुछ, उस वहां पर भी कुछ मीनिंग नहीं है, और छोटे जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर भी कुछ खास नहीं है। तो ये आपका होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आगे समझ सभी को ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो फिर अब ब्रेक ले लेते हैं, एंड मिलते हैं फिर 5:55 पे मिलते हैं। ठीक है, और कोई गायब मत होना, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है कि कौन कौन प्रेजेंट था, अब कोई गायब हुआ तो देख लेना फिर। ठीक है, और कोई हो भी रहा है गायब तो मेरे को बता के जाना, ग्रुप में इन्फॉर्म करना मेरे को। ठीक है, चलो।